हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय की सीरीज में अध्याय नंबर 4 जिसका नाम था पानी रे पानी, इस संपूर्ण व्याख्या को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो यदि आपने चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें, ताकि प्रश्न उत्तर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, जो पहला भाग है वो है मेरी समझ से, जहां पर आपको सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर के सामने आपको स्टार यानी तारा बनाना है। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हमारा जो भूजल भंडार है, भूमि के अंदर जल का जो भंडार है, निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है। समृद्ध होने का मतलब है कि हमारे भूमि के अंदर जो पानी का भंडार है वो किसकी मदद से उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। नलों के सूख जाने से, पानी के बरसने से, तालाब और झीलों से और बाढ़ आने से। तो हमारे भूमि के अंदर जो पानी का लेवल है वो प्यारे बच्चों किससे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा तालाबों और झीलों से। जब वर्षा का पानी, बारिश का पानी तालाबों और झीलों में जमा होगा और वो जब भूमि के अंदर जाएगा तो हमारे भूजल स्तर के अंदर क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से वो कौन सी बात है जो किससे संबंधित है? जो आपके जल चक्र से संबंधित है। वर्षा जल का संग्रहण करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना और बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना। तो यहां पर कौन सी बात है जो जल चक्र से संबंधित है? तो वो है आपका समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर वर्षा के रूप में बरसना। ये किससे संबंधित है? आपके जल चक्र से संबंधित है। आगे बात करें हम, तीसरा प्रश्न, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहां किस गलती की ओर संकेत किया गया है? इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। तो यहां पर किस गलती की बात कही गई है वो आपको बताना है। तो यहां पर जो गलती की बात की गई है वो कही गई है कि तालाबों को हमने क्या कर दिया है? कचरे से पाट कर, कचरे से भरकर समाप्त कर दिया है, जिससे अब हमारे तालाबों झीलों के अंदर पानी समाता नहीं है, उसमें पानी जमा नहीं होता, जिससे पानी जमीन के अंदर नहीं जाता। और यही कारण है कि भूमि के अंदर पानी का जो लेवल है वो क्या हो गया है? बिल्कुल कम हो गया। ठीक डियर, आगे बात करें। अगला प्रश्न है इसी का ख वाला भाग, संवाद और कारण। अब अपने मित्रों के साथ आपको संवाद करना है और कारण बताना है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। जैसे पहले प्रश्न में आपने क्या चुना था? ऑप्शन नंबर स चुना था, दूसरे में ऑप्शन नंबर ब और तीसरे में आपने ऑप्शन नंबर स इसका चयन किया है। अब आपने यही उत्तर क्यों चुने, इसके पीछे क्या वजह थी, वो आपको बताना है। जैसे पहले प्रश्न में हमने क्या चुना था? तालाब और झीलों को चुना था। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि हमने पाठ के अंदर पढ़ा है कि तालाब और झीलें धरती के लिए गुल्लक की तरह काम करती है। तालाब और झीलें हैं वो धरती के लिए गुल्लक की तरह काम करते हैं। इनमें जमा पानी, तालाबों और झीलों के अंदर जो जमा पानी है वही पानी रिस कर जमीन के नीचे के खजाने यानी भूजल को भरता है, जिससे हमारे जो जल स्रोत हैं, जो भूमि का जल का स्तर है वो क्या होता है? बढ़ता है और भूजल है वो समृद्ध होता है। दूसरा था, दूसरे प्रश्न में हमने जल चक्र से संबंधित कौन सी बात सुनी थी? कि समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना। इसको हमने क्यों चुना? तो दूसरे प्रश्न में समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना ये इसलिए चुना क्योंकि भाप से बादल बनना, भाप से बादल बनना और नदियों का समुद्र में मिलना, ये जल चक्र प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। जो प्रकृति का क्या है? जो प्रकृति का एक चक्र है। भाप से बादल बनना और फिर नदियों का समुद्र में जाकर मिलना,
ये जल चक्र प्रक्रिया का क्या है, एक हिस्सा है और हमारी प्रकृति का एक चक्र है। फिर तीसरे प्रश्न में हमने बड़ी गलती वाले प्रश्न का उत्तर क्या चुना था, तालाबों को पाटना चुना था। ये क्यों चुना, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था कि तालाबों को भरकर उन पर निर्माण कार्य करना ही वह मुख्य कारण है जिससे आज शहरों में पानी की क्या हो गई है, कमी हो गई है और बारिश के समय जो बस्तियां है वो पानी में डूबने लगी है। और इसी को लेखक ने क्या कहा है, इसी को लेखक ने बड़ी गलती कहा है कि हमने तालाब झीलों वगैरह को तो कचरों से भर दिया। अब होता क्या है कि जब बारिश होगी तो वो पानी क्या होगा, वो तालाबों और झीलों में तो जाएगा नहीं, बल्कि उसके आसपास की जो बस्तियां है उनके अंदर समा जाएगा, जिससे वहां पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है और आसपास का एरिया है वो पूरा पानी से क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है मिलकर करे मिलान। कौन सा प्रश्न है, मिलकर करे मिलान। देखो पहला क्या कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण किसे कहेंगे, वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से धरती के अंदर इकट्ठा करना। वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से धरती के अंदर जमा करना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। फिर बात आती है जल संकट की। जल संकट का मतलब क्या है, जल संकट का मतलब है जल की बहुत अधिक कमी होना। तीसरा है जल चक्र। जल चक्र का मतलब समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और फिर वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में जाकर मिल जाना। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम जल चक्र। फिर बात आती है भूजल। भूजल का मतलब क्या है, जमीन के नीचे छिपा हुआ जो पानी का भंडार है उसे क्या कहेंगे, उसे प्यारे लाडलो हम कहेंगे भूजल। तो यहां पर हमें उचित शब्द के साथ मिलान करना था। आगे बात करें पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न। पंक्तियां क्या है, पानी आता भी है तो बेवक्त। इन पंक्तियों का आपको अर्थ समझाना है। देखो पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त का मतलब है बिना किसी समय पर, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो इन पंक्तियों का मतलब यह है कि शहरों के अंदर पानी की भारी कमी के कारण अब नलों के अंदर 24 घंटे पानी नहीं आता है। अब शहरों के अंदर पानी की कमी होने की वजह से विशेषकर गर्मियों में नलों के अंदर 24 घंटे पानी नहीं आता और पानी आने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता, या तो देर रात को या बहुत सुबह जल्दी आ जाता है, जिस कारण लोगों को अपनी नींद को छोड़कर पानी भरने के लिए परेशान होना पड़ता है, जिससे उनकी जो दिनचर्या है वो भी क्या होती है, उनकी दिनचर्या है वो भी प्यारे बच्चों प्रभावित होती है। ठीक, आगे देखो दूसरी पंक्ति क्या है, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। देश के कई हिस्सों में तो कैसी स्थिति बन जाती है, अकाल जैसी। तो इस पंक्तियों का क्या मतलब है कि जब हम वर्षा के जल को सहेजते नहीं है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, उसको अच्छे से प्रबंधन नहीं करते हैं, तो जो भूमि के अंदर जल स्रोत है, जो भूजल है, और उस भूजल का जब हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो जमीन के नीचे का जो जल स्तर है वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। गर्मी के मौसम में नदियां, तालाब, कुएं ये सारे सूख जाते हैं, जिससे पीने और खेती के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं बचता। और इसी स्थिति को क्या कहा गया है, इसी स्थिति को अकाल कहा गया है, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच जाता है। जहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए क्या होता है, हाहाकार मच जाता है, लोगों के बीच कभी कभार तो लड़ाई तक हो जाती है। तो देश के कई हिस्सों में आज पानी की भारी कमी होने की वजह से अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आगे बात करें, अगली पंक्ति है कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। तो ये पंक्ति किसको बता रही है, बाढ़ की स्थिति को, कि जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो शहरों के अंदर ताल तलैया कचरे से भरे होते हैं और पानी निकलने का जब उनको रास्ता नहीं मिलता तो सड़कों, रेल की पटरियों और घरों में पूरी तरह पानी भर जाता, यातायात रुक जाता है, स्कूल, दफ्तर, ऑफिस बंद हो जाते हैं और लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त होकर मानो ठहर जाता है। ये पंक्ति क्या बता रही है, ये पंक्ति है वो शहरों के अंदर जब ज्यादा बारिश होती है
और पानी की वजह से वहां की स्थिति बदहाल हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मानो पूरा शहरी जीवन है वो ठप सा हो जाता है, जाम सा हो जाता है, उस घटना की और ये पंक्ति इशारा करती है। आगे देखो चौथी पंक्ति है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के कितने पहलू है? एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो देखें कि अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। तो लेखक के अनुसार अकाल और बाढ़ दोनों का जो कारण है वो कारण क्या है? जल प्रबंधन की कमी। यदि आपने पानी को अच्छे से मैनेज नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपके बाढ़ और अकाल दोनों का खतरा है वो बढ़ सकता है। यदि हम वर्षा के जल को तालाबों और झीलों के माध्यम से धरती की गुल्लक यानी भूजल के अंदर जमा नहीं करेंगे तो गर्मियों में क्या पड़ेगा? गर्मियों के अंदर अकाल पड़ेगा। वही हम तालाबों को पाट कर यानी तालाबों को यदि हम कचरे से भर देंगे और उन पर यदि मकान बना लेंगे तो वर्षा का जो पानी है वो बस्तियों के अंदर घुस जाएगा और क्या लाएगा? बस्तियों के अंदर घुस जाएगा और बाढ़ लाएगा। अतः यदि हम जल चक्र को ठीक से समझकर पानी का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, पानी को अच्छे से इकट्ठा नहीं करेंगे तो इन दोनों समस्याओं से है ना हमें जूझना पड़ेगा। और यदि हमने पानी का अच्छे से मैनेजमेंट कर दिया, पानी को अच्छे से इकट्ठा कर दिया तो निश्चित रूप से हम इन दोनों समस्याओं से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। आगे बात करें सोच विचार पर आधारित प्रश्नों कि पाठ के अंदर धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? पाठ के अंदर धरती को एक बहुत बड़ा गुल्लक क्यों कहा गया है? तो पाठ में धरती को एक बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार हम अपनी छोटी गुल्लक के अंदर सिक्के या नोट को जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह धरती भी वर्षा के जल को अपने अंदर यानी तालाबों और झीलों के माध्यम से पानी को क्या करती है? अपने अंदर सोख कर जमा करती है। और यह जमा किया हुआ भूजल हमारे लिए एक खजाने की तरह होता है जिसे हम सालों भर या साल भर नलों और कुओं के जरिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, हमारे काम के अंदर लेते हैं। तो जिस तरह हम अपने घर के अंदर छोटे गुल्लक का उपयोग सिक्कों और नोट को जमा करने के लिए करते हैं, वही जो धरती है, धरती को हम एक बहुत बड़े गुल्लक की तरह पानी को जमा करने के लिए काम में लेते हैं। इस वजह से इस पाठ में धरती को क्या कहा गया है? एक बड़ी गुल्लक कहा गया है। आगे बात करें जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। क्या कह रहा है प्रश्न? जल चक्र की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे पूरी होती है? तो देखो जल चक्र की प्रक्रिया में सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। सूरज की गर्मी से, ये सूरज है, फिर मैं आपको चित्र बता दूंगा, है ना। तो सूरज की गर्मी से क्या होगा कि जो आपके समुद्र का पानी है ना, सूरज की गर्मी से समुद्र का जो पानी है वो भाप बन के क्या होगा? भाप बन के ऊपर उठेगा। और भाप बन के ऊपर उठने पर क्या बनेंगे? वहां पर बनेंगे बादल। क्या बनेंगे? बादल। और यही बादल जब किसी ठंडे एरिया से होकर गुजरेंगे तो वापिस क्या होगी? वापिस आपकी है वो वर्षा होगी। और ये पानी कहां पर गिरेगा? ये पानी है वो धरती के ऊपर गिरेगा। और वर्षा का ये जल नदियों और नालों से होते हुए वापिस कहां पे जाके मिलेगा? समुद्र के अंदर जाकर मिलेगा। तो इस तरह ये चक्र है वो समुद्र से शुरू हुआ था और जल की यात्रा वापस समुद्र में आके क्या हो गई? समाप्त हो गई। और इस तरह ये जो जल चक्र है वो क्या होता है? इस तरह आपका जो जल चक्र है वो पूरा होता है। देखो यहां पर आगे, अभी मैं आगे अगले वाले प्रश्न के अंदर इसका एक चित्र है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक, अगला देखो, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब क्या हो जाए? सूख जाए तो क्या होगा? यदि सारी नदियां, सारी झीलें, सारे तालाब सूख जाए तो फिर क्या होगा? तो यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाए तो धरती के ऊपर भयानक जल संकट यानी अकाल पैदा हो जाएगा। पीने के पानी की कमी हो जाएगी, खेती करना असंभव हो जाएगा और सारे उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे? सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। पानी के बिना पशु पक्षी और इंसान जीवित नहीं रह पाएंगे, जिससे पूरी पृथ्वी से जीवन ही क्या हो जाएगा? जीवन ही समाप्त हो जाएगा और इस धरती पर लोगों के लिए रहना
मुश्किल हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। आगे बात करें, घ, पाठ में पानी को रुपयों से कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? प्रश्न क्या कह रहा है? पाठ के अंदर पानी को रुपयों पैसों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान यानी कीमती क्यों बताया गया है, वो आपको यहां पर बताना है। देखो, पानी को रुपयों से मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पैसा होने पर हम प्यास नहीं बुझा सकते और न ही जीवन को चला सकते हैं। यानी केवल और केवल पैसों से हम पानी नहीं खरीद सकते, अपनी प्यास नहीं बुझा सकते और अपना जीवन नहीं चला सकते। पानी प्रकृति का वो उपहार है जो हमारे जीवन का आधार है। पानी क्या है? पानी प्रकृति की एक अमूल्य देन है जो हमारे जीवन का आधार है। रुपए पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन यदि धरती का जल भंडार खत्म हो गया तो उसे दोबारा बनाना बहुत क्या है? कठिन है। बिना पानी के न तो भोजन उत्पन्न हो सकता है और न ही सृष्टि का विकास संभव है। इस वजह से पानी को रुपये पैसों से कई ज्यादा क्या बताया गया है? मूल्यवान बताया गया है। आगे बात करें, शीर्षक आधारित प्रश्न। इस पाठ का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो पानी रे पानी क्यों दिया गया होगा? इस पाठ का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, पाठ का जो नाम है, वो पानी रे पानी क्यों दिया गया है? तो इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरे पाठ के मुख्य विषय पानी पर आधारित है। यह शीर्षक सुनने में काफी सरल और रोचक है, जो सीधे पाठ की विषय वस्तु से जुड़ा हुआ भी है। यानी जो ये पूरा पाठ है वो कहीं न कहीं पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस पूरे चैप्टर में पानी की बात ही कही गई है और साथ ही साथ पानी रे पानी ये शीर्षक सुनने में भी काफी सरल है और समझने में भी आसान है। इस वजह से इस पाठ का क्या नाम दिया गया है? पानी रे पानी। आगे, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके उत्तर का कारण लिखिए। अपने मित्रों के साथ चर्चा करके उत्तर का कारण लिखना है कि इस पाठ का जो शीर्षक है वो पानी रे पानी क्यों दिया गया है। तो जब हमने अपने दोस्तों से चर्चा की और निष्कर्ष निकाला तो पाठ में पानी की कमी यानी कि अकाल, फिर पानी की अधिकता यानी बाढ़ और जल चक्र जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से समझाया गया है। इसीलिए इस विषय को ध्यान में रखते हुए पाठ का जो शीर्षक है पानी रे पानी वो क्या है? बिल्कुल ही सही है। अगला, आप इस पाठ को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो यदि अगर मुझे इस पाठ का दूसरा नाम देना होगा तो इस पाठ को मैं कह सकता हूं धरती की गुल्लक या अनमोल जल, ये नाम मैं देना चाहूंगा। या तो धरती की गुल्लक या फिर अनमोल जल। चौथा, नया शीर्षक देने का कारण। आप यदि कोई नया शीर्षक दे रहे हो पाठ का, उसके पीछे क्या कारण है? तो जैसे मैंने क्या कहा कि मैं इस पाठ का शीर्षक क्या देता? या तो धरती का गुल्लक या फिर क्या देता? अनमोल जल। इसके पीछे क्या कारण होता? तो पाठ के अंदर धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक मानकर उसमें पानी जमा करने की बहुत अच्छी क्या दी गई है? सीख दी गई है, जो हमें जल को बचाने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। अतः मैं इसका नाम देता धरती का गुल्लक या अनमोल जल। अगला प्रश्न है शब्दों की बात। कौन से प्रश्न है? शब्दों की बात आधारित प्रश्न। देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है, और दूसरा वाक्य है हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। जब आप दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ोगे तो पहले वाक्य में भी शब्द है, दूसरे वाक्य के अंदर जो भी शब्द है वो नहीं है। तो दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य से कौन सा शब्द हटा दिया गया है? तो दूसरे वाक्य से कौन सा शब्द हटा दिया गया है? भी। क्या उस शब्द को हटा देने पर वाक्य के अर्थ में कुछ अंतर आया है? पहचान करके लिखिए। तो दूसरे वाक्य से हमने कौन सा शब्द हटाया है? भी शब्द। और भी शब्द का प्रयोग किसी बात पर विशेष बल यानी जोर देने के लिए किया जाता है। जब हमने भी शब्द को हटा दिया तो वाक्य का विशेष प्रभाव कम हो गया और वह एक सामान्य जानकारी जैसा अब लगता है। तो भी शब्द किसी भी बात पर विशेष रूप से बल या जोर देने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक, आगे देखो दूसरा प्रश्न। पाठ में ऐसे कुछ और शब्द भी आए हैं
जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो देखो और कौन से शब्द आए हैं जो वाक्य में विशेष प्रभाव डालने का काम करते हैं। जैसे सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। तो यहां पर शायद और जरूर शब्द वाक्य में विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। अगला वाक्य है देखते ही देखते इस पर तो कहीं मकान कहीं बाजार खड़े हो गए। तो यहां पर जो ही शब्द है वो जोर देने का काम कर रहा है। तीसरा वाक्य है पानी की यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी है। तो यहां पर जो ही शब्द है वो भी वाक्य में विशेष प्रभाव यानी जोर देने का काम कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, वो है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। देखो सूरज की किरणें पड़ते ही फूल है वो खिल उठे। तो यहां पर सूरज के लिए पर्यायवाची क्या है? सूर्य या भास्कर। कि सूर्य या भास्कर की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। तो सूरज का पर्यायवाची क्या हो गया? सूर्य या भास्कर। दूसरा है समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है। तो भाप का पर्यायवाची क्या है? वाष्प। समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है। ग है अचानक बादल गरजने लगे। तो बादल का पर्यायवाची क्या है? मेघ या जलद। कि अचानक मेघ गरजने लगे। ग है जल चक्र में हवा की भूमिका बहुत बड़ी है। तो हवा का पर्यायवाची क्या होगा? वायु या पवन होगा। तो यहां पर शब्दों के आपको क्या लिखने थे? पर्यायवाची लिखने थे। अगला प्रश्न है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के आगे जुड़कर क्या करते हैं? नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहां पर आपको सु, अ और वी इन उपसर्ग का उपयोग करना है और आपको नए शब्द बनाने हैं। तो देखो पात्र के आगे सु जोड़ा तो क्या बन गया? सुपात्र। अच्छे कार्यों के लिए हमेशा सुपात्र व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। फिर ज्ञान के आगे क्या जोड़ा? अ, क्या बन गया? अज्ञान। अज्ञान के कारण ही लोग पानी की क्या करते हैं? बर्बादी करते हैं। फिर देश के आगे जोड़ दिया वी तो क्या बन गया? विदेश। बहुत से लोग व्यापार के सिलसिले में कहां जाते हैं? विदेश जाते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने सु, अ और वी तीनों उपसर्ग का उपयोग करके नए शब्द बना लिए। अगला प्रश्न है आपका, वो है आपकी बात आधारित प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? आपकी बात आधारित प्रश्न। धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी न हो इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए कि धरती के अंदर पानी की कमी नहीं हो इसके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या उपाय या कोशिश कर सकते हैं, उस बारे में आपको चर्चा करके लिखना है। तो धरती की गुल्लक यानी भूजल को भरने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रयास क्या कर सकते हैं? वर्षा के जल को सहेजने के लिए अपने घर या स्कूल के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम लगा सकते हैं। दूसरा, अपने आसपास के तालाबों और झीलों को कचरा मुक्त रख सकते हैं ताकि जो पानी है वो जमीन के अंदर आसानी से रिस सके। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं क्योंकि पौधों की जड़ें पानी को जमीन के अंदर सोखने में क्या करती है? मदद करती है। तो ये कुछ उपाय हैं जो हम धरती की गुल्लक के अंदर पानी की कमी न हो इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ के एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करो और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करो। तो पाठ के पहले पृष्ठ पर दिया गया है ये जो खंड है ये जल चक्र को दर्शाता है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है और तब जाके जल चक्र पूरा होता है। ये पूरा जो पैसेज है वो आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है। अब देखो जल चक्र कैसे बनता है। सबसे पहले सूरज की गर्मी से समुद्र का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठता है। सूरज की गर्मी से समुद्र का जो पानी है वो भाप बन के क्या होता है? सबसे पहले ऊपर उठता है। फिर ऊपर उठकर वो बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो भाप है वो बादलों का रूप धारण कर लेती है।
फिर बादल जब किसी ठंडे एरिया के संपर्क में आते हैं तो वो जमीन के ऊपर वर्षा के रूप में फिर से बरसते हैं और फिर वर्षा का ये जल नदियों, झीलों, तालाबों के माध्यम से वापस समुद्र के अंदर जाकर मिल जाता है और इस तरह ये जो जल चक्र है वो पूरा होता है। देखो चित्र दिया हुआ है, ये आपका समुद्र है। समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी है वो भाप बनकर क्या होगा, ऊपर उठेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण फिर क्या होगा, ये जो भाप है ये ठंडी होगी। संघनन का मतलब क्या होता है, संघनन का मतलब होता है भाप का द्रव में बदलना। तो संघनन के जरिए जो भाप है वो किसमें बदलेगी, वो आपके पानी के अंदर बदलेगी और क्या बन जाएंगे, बादल। और जब ये बादल किसी ठंडे एरिया के संपर्क में आएंगे तो वर्षण के रूप में ये वापस जो पानी है वो वर्षा के रूप में कहाँ आएगा, धरती के ऊपर, और फिर नदियों के माध्यम से दोबारा से कहाँ जाएगा, दोबारा से समुद्र के अंदर मिल जाएगा। इस तरह जो आपका जो जल चक्र है वो हमेशा प्रकृति के अंदर चलता रहता है। दूसरा प्रश्न, तीसरा, अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत करो। हमने कौन सा चित्र बनाया है, तो मेरे द्वारा जो चित्र अभी बनाया गया था उसमें बताया गया है कि कैसे सूरज की गर्मी समुद्र के पानी को भाप में बदलती है। यही भाप हवा के साथ ऊंचाई में जाकर बादल बनाती है और फिर बारिश के रूप में धरती पर आकर गिरती है। और यही वर्षा का पानी नदियों से होता हुआ दोबारा से कहाँ मिलता है, समुद्र में, जिससे प्रकृति के अंदर पानी का संतुलन है वो बना रहता है और ये जल चक्र है वो लगातार चलता रहता है। आगे देखो, अगला प्रश्न है सबका पानी। कैसा प्रश्न है, सबका पानी। देखो यहां पर प्रश्न क्या है, सबका पानी में कि सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। सब लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय के ऊपर आपको एक परिचर्चा का आयोजन करना है और परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब देखो, सबका पानी विषय पर आयोजित चर्चा के मुख्य बिंदु और सुझाव है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले तो क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा, समान वितरण। सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी केवल अमीर बस्तियों या बड़े घरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गरीब बस्तियों और गांवों में भी पाइपलाइन के जरिए समान रूप से पानी को पहुंचाया जाए। फिर दूसरा क्या उपाय करना चाहिए, बर्बादी पर रोक। हम सबको अपनी आदतें बदलनी चाहिए। ब्रश करते समय या नहाते समय नल को खुला नहीं छोड़े। घरों में होने वाले लीकेज को तुरंत ठीक करवाना चाहिए ताकि पानी का जो वेस्टेज है वो बंद हो सके। अगला है सार्वजनिक स्रोतों का रख रखाव। हमारे आसपास के सार्वजनिक नलों, कुओं और तालाबों को साफ रखना चाहिए ताकि उनसे मिलने वाला पानी दूषित न हो और सभी लोग इसका अच्छे से क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी है वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों और मोहल्लों में पानी बचाने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि लोग पानी को अपना निजी अधिकार नहीं बल्कि क्या माने, एक साझा प्राकृतिक संपत्ति समझे और उसका अच्छे से सदुपयोग करें। अगला, वर्षा जल का संचयन। हर घर और स्कूल में बारिश के पानी को सहेजने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे भूजल स्तर बना रहे और भविष्य में कभी भी पानी की कमी है वो न हो। तो ये सारे तरीके हैं, कुछ उपाय हैं जिसके जरिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी लोगों को आवश्यकता के अनुसार पानी है वो उपलब्ध हो। आगे देखो, अगला भाग है वो है बिन पानी सब सुन आधारित भाग। पाठ के अंदर भूजल स्तर के कम होने के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे तालाबों के अंदर कचरा फेंककर तालाबों को भर देना। भूजल स्तर कम होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, पता लगाइए और कक्षा के अंदर प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कि भूमि के अंदर जो पानी का स्तर है उसको कम होने के कुछ प्रमुख कारण और है, कौन कौन से हैं। पहला कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। देखो, पेड़ों के कम होने से बारिश का जो पानी है वो जमीन के अंदर कम रिसता है जिससे धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है। दूसरा क्या है, कंक्रीट का बढ़ता हुआ जाल। शहरों के अंदर सड़कें और गलियां पक्की होने की वजह से वर्षा का जो जल है वो धरती के अंदर सही तरीके से नहीं जा पाता। अगला, ट्यूबवेल का बहुत अधिक उपयोग। खेतों और घरों के लिए जमीन के नीचे से जरूरत से ज्यादा पानी निकालना, ये तरीका है या ये कारण है
और अगला कारण है जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग बढ़ी है और उसके संरक्षण पर ध्यान हमने नहीं दिया है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से भूमि के अंदर पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो आने वाले समय के अंदर हमारे लिए शुद्ध पीने का जो पानी है वो उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा और हमारा जो जीवन है वो खतरे के अंदर पड़ जाएगा। अगला देखो ख, भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे जो भूमि के अंदर पानी का लेवल कम हो रहा है उससे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। पहली समस्या क्या है, वो है पीने के पानी की कमी। गर्मियों में नल, कुएं और हैंडपंप क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जिससे पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है। फिर महंगा पानी, लोगों को अपनी जरूरतों के लिए ऊंचे दामों पर पानी के टैंकर खरीदने पड़ते हैं। फिर खेती में प्रॉब्लम, किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे अनाज की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो पानी की कमी की वजह से हमें देखने को मिल रही है। ठीक, आगे बात करें, आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाकर लिखिए। तो देखो, भूमि के अंदर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास है वर्षा जल संचयन। सरकारी इमारतों और स्कूलों में बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजने के लिए सिस्टम है वो लगाए जा रहे हैं। फिर तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, पुराने तालाबों, झीलों की सफाई और खुदाई करवाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी है वो सोख सके। फिर अधिक से अधिक वृक्षारोपण, खाली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और जागरूकता, विज्ञापनों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, ताकि लोगों के अंदर पानी के प्रति समझ विकसित हो, वो पानी का दुरुपयोग कम से कम करे और ज्यादा से ज्यादा पानी का क्या करे, सदुपयोग करे और उसे बचाने की हर संभव कोशिश करे। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है आज की पहेली। पहेली के वर्ग में पानी के कौन कौन से समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखो। तो पानी के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो, एक तो है ये नीर, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, दूसरा है वो अंबु, ये पानी के पर्यायवाची है। अगला वर्षा के लिए पर्यायवाची, वर्षा के लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द है यहाँ पर, बारिश है। कौन सा शब्द है, बारिश, ये वर्षा का पर्यायवाची है। फिर जल के प्राकृतिक स्रोतों के कौन से समानार्थी है, नदी, झील और तालाब के। तो सर किसका पर्यायवाची है, तालाब का। ताल किसका है, ये भी तालाब का। प्रवाहिनी किसका है, नदी का। और तरंगिणी किसका है, नदी का। ये इनके पर्यायवाची है जो इस पहेली में दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 7 हिंदी विषय के अध्याय नंबर 4 पानी रे पानी के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास पर यह मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।